नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 13 जुलाई है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप वीडियो में किसी प्रकार के सुधार चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा एडिटोरियल है वो हमारा द हिंदू से संबंधित है। तो जो हमारी सीपीआई है, तो ये आर्टिकल क्या कहता है कि जो हमारी जो सीपीआई यानी जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, जिसको हम जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें कहा भी जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंदर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका अभी वर्तमान के अंदर इन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, भी वो चीज़ें हैं उनको हमें हटा देना चाहिए। साथ ही साथ जो खाद्य पदार्थ हैं जिनके अंदर क्या है भी परिवर्तन बहुत जल्दी होता है, जिसकी वजह से जो भारतीय रिजर्व बैंक जो अपनी नीतियाँ बनाती है वह काफ़ी प्रभावित होती है। तो उन खाद्य पदार्थ हैं उनको भी हमें इस जो सूचकांक है उससे हमें इसे हटा देना चाहिए। जिससे क्या होता है, अभी जो मुद्रास्फीति से संबंधित जो मौद्रिक नीति समिति है उसको जो नीतियां बनानी होती है उसमें काफ़ी अनिश्चितता बनी रहती है, जो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो अन्य देश हैं वहाँ उसका निवेश भी प्रभावित होता है, या अन्य जो देश होता है उन पर भारत पर विश्वास करना भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ हमारी जो मुद्रास्फीति है वो भी हमारा जो निर्धारित जो टारगेट है उससे भी क्या होती है, यानी बाहर हो जाती है। ठीक, तो यही आर्टिकल के अंदर बात कही गई सारी की सारी। और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ आंकड़े दिए गए हैं वो हम देखते हैं। तो कहता है भी जैसे हम सामान्यतः वस्तु के एक टोकरी की निगरानी या आधार पर मुद्रास्फीति का क्या लगाते हैं, हम अनुमान लगाते हैं। किस पे हम क्या करते हैं, जैसे सीपीआई होता है हमारा यानी जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, तो वो क्या होती है भी हम इसको एक बास्केट बनाते हैं, एक टोकरी बनाते हैं। ठीक है, तो इस टोकरी को हम क्या करते हैं भी डिवाइड कर लेते हैं 3 हिस्सों के अंदर। उसी के तहत पर हम क्या करते हैं, एक एक में ईंधन रखते हैं, सेवाएं रखते हैं, या कुछ वस्तुएं रखते हैं। हम मानते हैं भी ये जो वस्तुएं हैं इन्हीं के अंदर जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या करते हैं, जो कहीं के जो बाजार की जो आवश्यक वस्तुओं के अंदर जो परिवर्तन होता है उसी को हम मुद्रास्फीति कह रहे हैं। भाई उसी आधार पर जो महंगाई होती है वो बढ़ती है या घटती है। ठीक है, ऐसे में कहता है भी जिसमें लगभग कितनी वस्तुएं इसके अंतर्गत, 300। और अन्य वस्तुएं के अलावा जैसे इसके अंदर टॉर्च है, रेडियो है, क्योंकि अब वर्तमान के अंदर जो रेडियो है या टॉर्च है इनकी कहाँ औचित्य है। क्या कोई टॉर्च वगैरह इस्तेमाल करता है? क्या हम रेडियो आज के टाइम में इस्तेमाल करते हैं? या जो टेप रिकॉर्डर है क्या हम उसका इस्तेमाल करते हैं? जो हमारी जो सीडी है, डीवीडी है, ऑडियो प्लेयर है, वीडियो प्लेयर है, या ट्रंक है, तो इन चीज़ का अभी क्या करते हैं हम, जो सीपीआई होती है इन चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके स्थान पर हम जैसे वर्तमान में मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, ठीक है, तो कंप्यूटर्स है, इनका इस्तेमाल करते हैं। जबकि ये जो वाली चीज़ें हैं इनका इस्तेमाल करना हमने क्या किया है, बिल्कुल बंद ही कर दिया। तो अब इस चीज़ का औचित्य नहीं बनता है कि हमारे जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंदर इन वस्तुओं को रखा जाए। ठीक, आगे कहता है भी हालांकि समग्र सीपीआई गणना में इनका जो महत्व है वो बिल्कुल क्या हो गया, न्यूनतम हो गया, जो कि बात हमने देखी है। हमें अतीत में कि उन वस्तुओं पर नज़र रख रहे हैं जो हमारे उपभोग पैटर्न के इनके जो समान प्रासंगिकता नहीं रह गई है। तो हम उन चीज़ों के परिवर्तन देख रहे हैं जिसका वर्तमान के अंदर उनकी किसी भी प्रकार की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। आज के टाइम पर रेडियो की क्या प्रासंगिकता है, हमारा टेप रिकॉर्डर है, सीडी है, टॉर्च है, तो इनकी इतनी प्रासंगिकता नहीं है, इतनी इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें से क्या करना चाहिए, इस प्रकार के जो पदार्थ है उसको हमें घटा देना चाहिए। आगे इसमें कहता है विवर्तमान में जो हमारा जो उपभोक्ता मूल्य जो सूचकांक जिसका आधार वर्ष हमने 2012 रखा है कि विभिन्न समूहों बाहर, कौन कौन से बाहर, जैसे भोजन और जो पेय पदार्थ है उनका इसके अंदर जो बाहर है यानी इसका जो हिस्सा है वो कितना है, 45.86% है। उसके बाद में जो मादक पदार्थ है जैसे तंबाकू है या जो नशीली पदार्थ हैं उनका जो हिस्सा है वो 2.38% के आसपास है। उसके बाद में जो कपड़े हैं या जूते हैं उनका जो हिस्सा है वो कितना है, 6.53% है। आवास की हम बात करते हैं तो इसका जो हिस्सा है वो हमारा कितना है, लगभग 10% के आसपास। उसके बाद में जो ऊर्जा के साधन जैसे ईंधन है या प्रकाश है वह हमारा हिस्सा है 6.84%। इसके बाद में जो मिसलेनियस जो आइटम्स बचती हैं जिनका हम दिनचर्या के अंदर यूज़ करते हैं तो वह भी क्या होते हैं, इसके अंदर 28.32% है।
ठीक। सीपीआई बास्केट में भोजन का भार कितना है, जो जिसको हम खाद्य पदार्थ बोलते हैं, उसका क्या 60.9%, यानी लगभग 61% जो योगदान है वो केवल और केवल इस प्रकार की वस्तुएं जो कि भोजन के अंदर या खाद्य वस्तुओं के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, इन प्रकार के परिवर्तनों के अंदर निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो मुद्रास्फीति होती है उसमें स्थिरता नहीं बन पाती है, उसमें काफ़ी फ्लैक्चुएशन देखने को मिलती है। तो इसलिए हमें जो भोजन जैसे पदार्थ है उनको हमें इससे हटा देना चाहिए। जैसे कोई ब्रेड है, दूध है, ठीक है, तो उसके अलावा जैसे गेहूं है, तो इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं तो उनको हमें इससे निकाल देना चाहिए। ठीक है। और यानी सॉरी, ये 60% था, फिर इसका घट करके कितना हो गया, ये यानी 57% हो गया था, फिर 2001 में दिन कितना हो गया था, 86% हो गया था। और अगर हम वर्तमान के अंदर देखें तो काफ़ी बड़ा हिस्सा है जो कि भोजन से संबंधित है। ठीक है। आगे इसमें क्या है, यह क्रमिक गिरावट दर्शाता है, और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ती जाएगी, भोजन पर होने वाला जो खर्च है, आय का अनुपात इसमें घटता हुआ जाएगा। यानी पहले हम अपनी आय का, यानी हम 100 रुपये कमाया करते थे, ठीक है, तो उसमें से हम 50 रुपये क्या कर देते अपने भोजन पर खर्च कर दिया करते थे। मगर आज हमारी जो आय है वो बढ़ करके हम सोच देखते हैं भी हमारी 10,000 रुपये आय हो गई है। ठीक है। और जबकि हमारे पर भोजन का ऊपर जो खर्च है वो भी आज भी क्या है, 50 से बढ़कर केवल और केवल 100 हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो हम देखते हैं यानी यहाँ पर कितनी बढ़ोतरी है, और हमारे जो इसके अंतर्गत केवल और केवल 50% की वृद्धि हुई है। ठीक है। तो ये क्या थी, पहले हम हमारी आय का आधा हिस्सा केवल और केवल खाद्य पदार्थों के अंदर यूज कर लेते थे, मगर आज हम बहुत कम हिस्सा है क्या करते हैं जो खाने के अंदर यूज करते हैं, और दिनों दिन ये भविष्य के साथ साथ ये हिस्सा घटता हुआ जाएगा। तो इसलिए हमें इन वस्तुओं को सीपीआई से हटा देना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता कम रह गई है। यह एक सामान्य प्रवृत्ति है जिसे किसके द्वारा, ये जो एंगल का नियम बोला जाता है, किसको, जो एंगल का नियम है, उसके आधार पर इसको समझाया जाता है, जो बताता है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है वैसे वैसे भोजन पर होने वाला जो खर्च है वो आय के अनुपात की तुलना में क्या होता जाता है, कम होता जाता है। पहले भले ही भोजन पर पूर्ण व्यय बढ़ जाए। ठीक है। तो हमारा जो पूर्ण व्यय, यानी बस यही चीज़ है, यानी हमने बढ़ा दिया 100 रुपये, मगर इस पर बढ़ा है, मगर तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें आय की तुलना में तो वह क्या हो गया, काफ़ी कम हो गया है। ठीक। तो यही बात इस आर्टिकल के अंदर कही गई है। अभी हमें जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसके अंदर जो बिना औचित्य वाली वस्तु होती है उनको हमें हटा देना चाहिए। ठीक। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है वो हमारा दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है। तो अभी हाल ही के अंदर क्या है, अभी हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा करके आए थे। उसके बाद में शंघाई सहयोग संगठन के अंदर अध्यक्षता, सॉरी, इनके अंदर जो हमारे भाग लिया था। अभी क्या है, अभी भारत क्या है जो फ्रांस के साथ हम क्या कर रहे हैं, अभी थोड़े दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारी जो फ्रांस की जो यात्रा है वह करेंगे। तो कहीं न कहीं ये बात है भी, जो जिस प्रकार से हम अमेरिका के साथ हम देखते थे भी हमारे कुछ सुधार हो रहे थे या हमने हमारे रिश्ते सुधरे थे, जिसकी वजह से हमें टेक्नोलॉजी वगैरह में आयात में हमारे निवेशक बढ़ेंगे, वहाँ से हम वहाँ पर हम निर्यात जो हमारी पॉलिसी थी उसको ज़्यादा लिबरेट करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, वैश्विक व्यापार की ओर बढ़ते हुए जाएंगे। इसी तरह हमने क्या है भी फ्रांस के साथ भी हमें, और यानी एक अमेरिका या एक रूस या कुछ अन्य देशों पर भी हमें केवल और केवल डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें और जो देश हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन या उनके साथ भी सहयोग करना चाहिए, जिसकी वजह से हम हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत कर पाएंगे। ठीक है। तो ये है क्या, अभी जो मोदी जी हैं वो फ्रांस का जो राष्ट्रीय दिवस है, जिसको क्या बोलते हैं एक बार से जो बास्टिल डे के नाम से जानते हैं, उस पर उनको आमंत्रित किया गया है। ठीक है। तो ये बताता है भी उन्होंने अपने स्वतंत्र दिवस पर जो भारत के प्रधानमंत्री को क्या किया है, उन्होंने आमंत्रित किया है। तो हम देख सकते हैं भी फ्रांस के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो कितने मजबूत हैं। ठीक है। और कितना हम उनके साथ कहेंगे, हम उनके साथ हमें समर्थन प्राप्त होता है। साथ ही साथ जिनके पास संयुक्त राष्ट्र संघ है हमारी, उसके अंदर जितने भी सदस्य हैं उनके पास क्या है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके पास क्या है, जो स्थायी सदस्य हैं, 5 जो स्थायी सदस्य हैं उसमें से फ्रांस केवल एक था जिसने भारत की स्थायी सदस्यता के लिए क्या किया था, समर्थन किया था। ठीक। साथ ही साथ फ्रांस है वो नाटो का भी सदस्य देश है, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं जो रूस था उसके साथ जो कहीं न कहीं उनके जो संबंध थे वह कहीं न कहीं व्यवहारिक रूप उन्होंने दर्शाया था, यानी किसी प्रकार के जो सेंसस वगैरह थे उन पर ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक। तो हमें क्या करना चाहिए, जो फ्रांस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उससे पहले हमने फ्रांस से क्या थे,
जो हमारे जो कुछ वेपन्स थे, हमने राफेल वगैरह थे उनसे क्या की थी, खरीदी थी। ठीक। तो आगे इस आर्टिकल के अंदर कहता है भी जो यूक्रेन युद्ध के हमने भारत को यह विचार करने पर विवश कर दिया है कि भी किसी भी एक देश पर यह हमारी जो अतिशय क्षमता निर्भर उचित नहीं है। यानी जिस प्रकार से हमारी जो ज़्यादा निर्भरता किस पर थी, रूस पर थी, तो इस युद्ध ने हमें ये दर्शा दिया है भी केवल एक देश पर हमें जो सारी की सारी निर्भरता रखना वो हमारे लिए क्या है, सही नहीं है, या हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे भविष्य के लिए सकारात्मक परिणाम नहीं लेकर आ सकती है। ठीक है। साथ ही साथ इसके साथ हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की क्या है, आवश्यकता है। ऐसे आत्मनिर्भरता बढ़ने के लिए हमें फ्रांस जैसे देशों के जो अत्याधुनिक प्रकार के जो रक्षा उपकरण या उनकी जो तकनीक है उनकी सहायता लेने में हमें कहीं कि उनकी सहायता से हमें आत्मनिर्भर होने में सफल हो सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ हमने देखा था अभी इसके जो फ्रांस के साथ हमने 24 से लेकर 30 राफेल विमान खरीदे थे। 3 हमने जो स्कॉर्पियन जो पनडुब्बी थी उनका सौदा हमने इनके साथ किया था। तो इस प्रकार से हमने उनके साथ पहले भी हमारे व्यापारिक समझौते रहे हैं जो कि कहीं न कहीं काफ़ी सफलतापूर्वक रहे हैं। इसी के साथ हमने जो INS विक्रांत पर भी इन विमानों की हमने क्या किया, तैनाती की है। जो नौसेना की जो शक्ति है या क्षमता है उसको भी क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं। ठीक। साथ ही साथ जो फ्रांस है वो कहीं न कहीं हमारे जो यूरोपियन यूनियन है उसका भी क्या है, एक महत्वपूर्ण साझेदार है। अगर हम फ्रांस को हमारा जो सौर गठबंधन है उसको हम क्या करते हैं, उसमें शामिल कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे लिए ये भी एक क्या होगा, कहीं न कहीं एक हम कह सकते हैं भी यूरोप को हमारे यहाँ झुकाने की, हम हमारे यहाँ जोड़ने में सफल रहे हैं। साथ ही साथ हम भारत की जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो पहल है उसमें भी फ्रांस हमारी काफ़ी मदद कर सकता है। आतंकवाद के विरुद्ध हम जो अभियान चला रहे हैं उसमें भी हमारी काफ़ी मदद कर सकता है। और कहीं न कहीं हम जो यहाँ से निवेशक हैं वो भी भारत में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फ्रांस है वो भारतीय छात्रों को वीज़ा है वो भी कहीं न कहीं असहूलियत तौर पर प्रदान करवा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, भी हमारा जो कहीं न कहीं अन्य देशों के साथ जो संबंध है वह भी क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक। तो अगर हम फ्रांस की लोकेशन देखते हैं तो ये हमारा फ्रांस है। इसकी हम जो बाउंड्रीज देखते हैं तो किस किस के साथ, हमारी जो स्पेन है उसके साथ इसकी बाउंड्री लगती है, इटली के साथ, इधर यहाँ स्विट्ज़रलैंड के साथ, उसके बाद में हमारा जो जर्मनी के साथ है, इधर जो हमारी जो नीदरलैंड है। ठीक है। और इस जो बेल्गोरनी में है। ठीक है। तो इन सब के साथ कहीं न कहीं क्या लगती है, फ्रांस की सीमाएँ लगती है। और फ्रांस की जो राजधानी है वो क्या है, पेरिस है। और पेरिस के अंदर ही हमने जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण हमने क्या किया था, एक सम्मेलन किया था। ठीक। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल क्या कहता है, भाई रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता भारत। ठीक है। तो आर्टिकल क्या कहता है, अभी अभी हाल ही के अंदर हमने जिस प्रकार से जो अमेरिका से हमने जो समझौते वगैरह किए थे, जिसके अंदर हम जो ड्रोन वगैरह खरीदते हैं, साथ ही साथ उनके साथ हमने जो जिस प्रकार से जो परमाणु हथियार वगैरह बनाने से संबंधित हमने जो समझौते किए हैं, तो वो कहीं न कहीं भारत की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए कदम है। ठीक है। तो हमने देखा था जो अमेरिका के साथ एक कंपनी और साथ ही साथ भारतीय जो हिंदुस्तान एसोसिएशन लिमिटेड ने मिल करके ड्रोन और जो ड्रोन तकनीक थी उनको बनाने में यानी एक MOU साइन किया था, या उन्होंने सहयोग की बात कही थी। ठीक है। तो ये कहीं न कहीं कह सकता है जो भारत की ड्रोन के अंदर यानी आत्मनिर्भरता। ड्रोन क्या होते हैं, हम जानते हैं भी एक अत्याधुनिक प्रकार की एक प्रणाली होती है जो कि मानव रहित चलाए जाते हैं, या उनको हम रिमोट वगैरह से क्या कर लेते हैं, संचालित कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जो अमेरिका की जो कंपनी है जिसका नाम है जर्लन एंटामिन, जो भारत में लगभग 3.1 अरब डॉलर का क्या करने वाली है, निवेश करने वाली है। तो इससे कितने अधिक रोजगारों का विकास हो सकता है। ठीक। उसके बाद में हम देखते हैं भी इन दोनों सरकार हम दोनों देशों की बात करते हैं तो इन देश उनके बीच में जो विदेशी कंपनी है या जो भारतीय कंपनी है उनके बीच में जो अनुबंध है या उनका जो क्रियान्वयन है वो भी सुचारू रूप से चल सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ हम देखते हैं भी जो वर्तमान समय में जो आधुनिक युद्ध संचालन व्यवस्था में विश्व के अधिकतर देशों में हम देखते हैं भी ड्रोन का उपयोग लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो देश हैं वो ड्रोन की ओर यानी हम कह रहे हैं स्थानांतरित या उसकी ओर ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं।
ड्रोन हम देखते हैं भी छोटे होते हैं और छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, ज़्यादातर मानव रहित होते हैं, ये हमने देख लिया था। ठीक है, जो कि कहीं न कहीं रिमोट वगैरह से संचालित होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की जो मानव हानि नहीं होती है अगर उसमें किसी प्रकार का नुकसान होता है तो। और भारत भी इस प्रकार के जो ड्रोन है उनको विकसित कर रहा है। उसके लिए जैसे DRDO है हमारा, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, जो हमारी जो HAL है, तो वह भी क्या करिए नौसेना के लिए इस जो एक तापस नाम का सा एक तापस प्रकार का क्या कर रही है, एक ड्रोन का निर्माण कर रही है। ठीक है, और इससे कहीं न कहीं जो इसी के साथ जो भारत है, इज़राइल के पास निर्मित जो हेरान ड्रोन की प्रणाली का भी क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, जो कि जो चीन की जो प्रणाली है ड्रोन बनाने की, उससे भी क्या है, काफ़ी बेहतर है। ठीक है, और ये जो प्रणाली है, इसी के साथ हम देखते हैं भी जो इसके अंदर एक जो प्रीडेटर जो हमारा जो एक जो मानव रहित जो ड्रोन है, वह भी काफ़ी हम कह सकते हैं भी काफ़ी हमारे लिए हमारे समझौते के अंदर हुआ है, जो कि लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 40 घंटे तक हवा में रह सकता है। तो हम देख सकते हैं भी इस ड्रोन की वजह से, किसकी वजह से, जो प्रीडेटर जो हमारा जो यानी ड्रोन है, उसके अंदर हमारी जो सामरिक हम कह सकते हैं भी काफ़ी मजबूत हुई है, सामरिक दृष्टि से हम काफ़ी मजबूत हुए हैं। और साथ ही साथ इससे हम हवा से, समुद्र से, ज़मीन से, कहीं से भी इसको संचालित कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसको हम जो आधुनिक जो हेल फायर जो मिसाइल से हैं या विस्फोट सामग्री है, वो भी इसके साथ हम लेकर जा सकते हैं। और इसकी जो मारक क्षमता है वह कहीं न कहीं हमारे जो मध्य एशिया, इराक, अफ़गानिस्तान इत्यादि देशों तक बनी हुई है। ठीक, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत लंबे समय से अपनी जो रक्षा ज़रूरतें हैं उन पर कहीं न कहीं ज़्यादातर हम किस पर निर्भर रहे हैं, हमारा जो रूस है उस पर हम क्या रहे हैं, निर्भर रहे हैं। और यह निर्भरता लगभग 10 वर्षों में कितनी 70% से अब थी, जो कि अभी गिर करके कितनी हो गई, 56% हो गई थी। तो कहीं न कहीं क्या है, हमारी जो निर्भरता है वो रूस पर कम होती जा रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम यानी भारत में बनने वाले जो युद्ध विमान है उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित है अपना कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं न कहीं हम साथ ही साथ ये भी देखते हैं जो वैश्विक प्रतिद्वंद्विता यानी जो रूस यूक्रेन जो युद्ध था, उसमें भी हमने देखा था भी किसी प्रकार से एक देश पर निर्भर होने से हमारी जो रक्षा सामग्री है या जो रक्षा से संबंधित हम जो हमारे जो समझौते हैं, उससे हमें कितने हम नकारात्मक या प्रतिकूल प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो इसके लिए हमें हमारे जो देश की आवश्यकता और साथ साथ हमें निर्यात की ओर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ठीक, तो यही लगभग इस आर्टिकल के अंदर सारी बात कही गई है। और जो भारत है रक्षा उत्पादन क्षेत्र में उभरती हुई शक्ति के रूप में आने के लिए हिंद प्रसाद प्रसाद क्षेत्र के अंदर कहीं न कहीं अहम भूमिका निभाने का कार्य भी भारत को करना होगा, ताकि जो पड़ोसी देश हैं उनको भी भारत पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास हो सके। ठीक, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल क्या कहता है श्रम बल बढ़ने से महिलाओं की जो क्या है वो भागीदारी, हमें क्या करना है, श्रम बल में जो महिला हैं उनकी भागीदारी को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो हमने देखा था अभी हाल ही के अंदर क्या था, हमारा जो अभी 11 जुलाई था, तो 11 जुलाई को क्या था, विश्व जनसंख्या दिवस था। तो विश्व जनसंख्या दिवस के अंदर हम देखते हैं भी जो देश की जो 50% आबादी ऐसी है जो कि महिलाओं की है। तो इसमें अगर महिलाओं की पार्टिसिपेशन कम होता है या उनकी भागीदारी कम होती है, तो कहीं न कहीं वो देश की हम विश्व की 50% आबादी का हम क्या करते हैं, यूज़ ही नहीं कर पाते हैं उनकी मानसिकता का। ठीक है, तो आर्टिकल के अभी हाल ही के अंदर मध्य प्रदेश सरकार ने एक लाडली बहना योजना, ठीक है, एक लाडली बहना योजना के अंदर कहा है भी जो 21 से 22 वर्ष की जो अविवाहित जो यानी जो महिलाएं हैं उनको भी उनके अंदर क्या कहते हैं, लाभार्थी यानी एक प्रकार उनको भी लाभ उनका प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, और इस योजना के क्रियान्वयन से क्या होगा, न केवल महिलाओं उनके उनकी आश्रिता जो महिलाएं क्या होती है, ज़्यादातर क्या होती है जो यानी जो पुरुष होते हैं उन पर आश्रित होती है, चाहे वो अपने पति हों, अपने पिता हों या अपने भाई वगैरह हों, तो उन पर क्या होती है, ज़्यादातर वह क्या होती है, डिपेंडेड होती है। तो उनसे क्या होगा भी उनको क्या दिया जाता है, पर मंथली 1000 रुपये उनको दिया जाता है। तो कहीं न कहीं क्या होगा, उनकी जो डिपेंडेंसी है वो भी क्या होगी, कम होगी। साथ ही साथ जो बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण स्तर में भी इससे क्या होगा, सुधार होगा। और कहीं न कहीं जो है आर्थिक रूप से वह भी और ज़्यादा मजबूत होगी। ठीक है, और इस आर्थिक सहायता से उन्हें कहीं न कहीं उनकी आजीविका के संसाधनों को भी विकसित किया जा सकता है। और इससे क्या होगा,
और महिलाओं के जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें भी क्या होगा, विकास होगा। और भारत जैसे देश के अंदर महिलाओं को श्रम वर्ग की जो भागीदारी है वो अर्थव्यवस्था में कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। कहीं न कहीं हम कह सकते हैं ये विकास का महत्वपूर्ण इंजन भी साबित हो सकती है। ठीक, आगे कुछ आंकड़े इसके अंदर दिखाए गए भी शहरी क्षेत्रों के अंदर जो 55.9 यानी लगभग 60% पुरुषों के मुकाबले केवल और केवल 13.6% महिलाएं हैं जो कि श्रम बल का हिस्सा हैं। ठीक है, तो ये है शहरी क्षेत्रों के अंदर। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 57.7% पुरुषों के मुकाबले केवल जो 23% जो महिला हैं वो कामगार हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं जो महिलाएं होती हैं वो हम देखते हैं कृषिगत प्रकार के जो कार्य होते हैं उसके अंदर क्या करती है, वह सहयोग करती है अपने यानी जो हम कहते हैं भी जो खेतों वगैरह में कार्य करती है। तो इसकी वजह से ये जो रेशियो है वो शहर की तुलना में गाँव में क्या है, थोड़ा अधिक है। ठीक है, आगे इसमें क्या है भी महिलाओं की जो श्रम में भागीदारी बड़ी है, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा क्या हुआ, बहुत ही कम बढ़ी है। यानी जितनी पुरुष की बढ़ी है उतनी महिलाओं की नहीं बढ़ी है। ठीक है, और आज़ादी के कई दशकों बाद भी आर्थिक जो सवा नंबर में महिला क्या है, पीछे है। यानी आर्थिक रूप से महिलाओं का जो योगदान है आज़ादी के बाद भी काफ़ी कम बना हुआ है। ठीक, तो कहीं न कहीं यही जो मुख्य कारण होते हैं जो महिलाओं को कहीं न कहीं आश्रित बनाते हैं, उनका शोषण वगैरह भी इनसे होता है। ठीक है, आगे कहता है भी देश के विकास में अगर जो महिला शक्ति के संकल्प शक्ति, उनके निर्णय लेने की शक्ति, त्वरित फैसले लेने की क्षमता, उनके परिश्रम और भारत के उत्थान के योगदान में काफ़ी महत्वपूर्ण यानी हम कह सकते हैं भी भागीदारी निभा सकती है। और आज तक हमने इस प्रकार का जो इस बात को नज़रअंदाज किया है जो कहीं न कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के खिलाफ ही नुकसानदेह रहा है। तो ऐसे में हम क्या भी देश की जो आधी आबादी को सशक्त किए बिना हम कहीं न कहीं एक विकसित देश के रूप में उभर कर सामने नहीं आ सकते हैं, न ही हम अपना उचित विकास भी कर सकते हैं। ठीक, तो यही बातें इस आर्टिकल के अंतर्गत कही गई हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है, जैसा अभी हम देखते हैं अभी वर्तमान में क्या है, अभी जो ये आर्टिकल जैसे टमाटर जो हैं उन पर रखा गया है, क्योंकि वर्तमान में हम देखते हैं अभी जो कि टमाटर क्या था, 10 रुपये केजी था, अभी उसकी जो वैल्यू है कुछ ही दिनों में बढ़कर लगभग 150 रुपये के आसपास हो गई है। तो कह रहे हैं भी जो इस प्रकार के जैसे जो हमारे जो यानी जो आधारभूत संरचना की कमी होने के कारण हम क्या करते हैं, इस प्रकार के हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भी जो कहीं के जो ये हम कह सकते हैं जो मुनाफाखोरी प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ कमाने में सोचते हैं, और जबकि जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं वो इस प्रकार की जो आवश्यक वस्तुएं होते हैं उनको खरीद नहीं पाते हैं। ठीक, तो कहता है भी जो हमारा जो हम देखते हैं भी जो वर्तमान का जो हमारा जो मॉडल है वो कहीं न कहीं हमारे जो पश्चिम राष्ट्र हैं उस पर आधारित है, जिसमें हम देखते हैं भी जो कहते हैं भी जो वस्तुओं की माँग आपूर्ति के सिद्धांत पर कहीं न कहीं ये क्या करता है, टिका हुआ होता है। तो यानी जैसे-जैसे किसी वस्तु की माँग बढ़ती है तो उसकी क्या होती है, कीमत बढ़ती जाती है, और अगर इसकी आपूर्ति होती है वो भी उसी प्रकार से बढ़ती जाती है। अगर उसकी आपूर्ति नहीं बढ़ती है और माँग बढ़ती हुई जाती है तो उसकी कीमतों में बहुत अधिक बढ़ोतरी होती है, कहीं न कहीं आसमान छूने प्रकार की कीमतें उसके अंदर बनी रहती हैं। एक आगे का इसके अंतर्गत है अभी वस्तुओं की बाजार में कीमत बहुत अधिक हो जाती है, हम देखते हैं बिल्कुल हो जाती हैं, और वह वस्तुएं सामान्यतः नागरिकों की कितनी आवश्यकताएं है अभी क्यों ना हो वह उसकी पूर्ति को नहीं कर सकती है। तो आवश्यकता इसको ध्यान में नहीं रखा जाता, यानी इसकी पूर्ति ये नहीं कर पाती है। ठीक है, तो क्योंकि जो प्राकृतिक जो संसाधन है वो हमारे लिए सीमित होते हैं, तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं भी उनका जो क्या करते हैं हमें पूरा ध्यानपूर्वक उनका हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। ठीक, तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल लिया गया भी, जैसे हाल ही के अंदर जो एग्जाम्पल जैसे टमाटर है तो वो क्या होता है भी इस मौसम के अंदर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो हमें इस प्रकार से क्या होता है भी जो जल्दी ख़राब होने की वजह से बाद में क्या होता है इन टमाटरों की जो कीमतें हैं वह कहीं के आसमान छूने लगती हैं, जिसकी वजह से जो आम जन होते हैं उनको टमाटर की यानी पूर्ति नहीं हो पाती है, और कहीं न कहीं जो हम कह सकते हैं जो मुनाफाखोरी से है वह क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के बारे में सोचते हैं। ठीक, और इसके बाद में जो कमोबेश इसी भावना से प्रेरित होकर जो छोटे जो व्यापारी होते हैं उनका क्या करते हैं, वह शोषण करते हैं, और जो छोटे जो खरीदार होते हैं उनका क्या होता है, दिनों दिन शोषण होते हैं, उनसे ज़्यादा पैसों के अंदर जो कम क्वालिटी का उनको सामान दिया जाता है।
साथ साथ जो उत्पादक होता है, जो उपभोक्ता का शोषण भी करता हुआ दिखाई देता है। तो जो उत्पादक यानी जो जिस प्रकार से जो ये किसान है, तो किसान कहीं न कहीं अगर उनके पास बचे रहते हैं इस प्रकार के, तो वो भी क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं, या फिर जो स्टोर करने वाले होते हैं वह भी क्या करते हैं, इसका शोषण करते हैं। जबकि किसान क्या होते हैं, वह अपने टमाटर हैं या उन चीज़ों को जल्दी से जल्दी बेचना हो जाता है ताकि फसल खराब ना हो। ठीक है। आगे इसमें कहता है जो पश्चिमी आर्थिक दर्शन के उत्पादकों की लाभप्रदता किस प्रकार से अधिक होती है, इस विषय पर विचार किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें तो पश्चिमी देश हैं जिनके जो कहीं के ज़्यादा से ज़्यादा वह क्या सकते हैं, भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर हम लाभ कमा सकते हैं। वे इस बात पर विचार नहीं करते हैं भी इसके लिए आम नागरिकों को कोई परेशानी होती है या नहीं होती है, जबकि उनका जो विचार होता है वो केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना होता है। ठीक है। आगे इसमें कहता है भी तो विकसित देशों में मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान तलाशने के लिए अपने देश की जो केंद्रीय बैंक होती है वो क्या करती है, जो अपनी ब्याज दरें होती है उसको निरंतर बढ़ाती हुई जाती है। वो कहीं न कहीं जिससे क्या होता है भी जो नागरिक होते हैं उनके हाथों में कम पैसा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है भी जो वस्तुओं की जो खरीद होती है वह कम होने लगती है, और कहीं न कहीं इससे हम जो हमारी जो मुद्रास्फीति होती है उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। मगर ये क्या है, एक प्रकार का अस्थायी हम कह सकते हैं हमारा सॉल्यूशन है, जबकि एक स्थायी सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता है। ठीक। और ये कहीं न कहीं उस माँग को कम करने में तो सहायक होती है, मगर कहीं न कहीं ये इससे जो गरीब तबका होता है वो इससे क्या होता है, पिछड़ जाता है। ठीक। और कहीं न कहीं इस निर्णय से जो अन्य देश के जो नागरिक वहाँ की अर्थव्यवस्था पर कहीं न कहीं इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है, और कहीं न कहीं जो उत्पादों की माँगों को कृत्रिम तरीके से कम करने के कारण जो कंपनियों ने इन वस्तुओं के उत्पादन को भी क्या कर दिया है, कम कर दिए हैं। ठीक है। तो ये भी क्या करती हैं, जो इस प्रकार के जो वस्तुएँ होते हैं उनको कम स्टोर करके रखना चाहती है, जो जिसका जो प्रभाव होता है जो कर्मचारी और मज़दूरों पर देखने को हमें मिलता है। और साथ ही साथ इस प्रकार के जो कंपनियाँ होती हैं वो भी क्या करती है, जो धीरे-धीरे जो अपने कर्मचारी होती है उनकी छँटनियाँ करनियाँ भी शुरू कर देती हैं। ठीक। आगे इसके अंदर कहता है भी जो भारतीय आर्थिक दर्शन की अगर हम बात करते हैं, अगर ये तो हमारा था पश्चिमी दर्शन, अगर हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं भी हम ज़रूरत के अनुसार हम वस्तुओं का क्या करते हैं, यानी उत्पादन करते हैं, और कि नागरिकों तो प्रत्येक नागरिक तक क्या हो उसकी पहुँच हो, ये भी हम क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, और ये बात हमारे शास्त्रों के अंदर भी लिखी गई है। ठीक। तो इस प्रकार से जो पश्चिमी जो हमारी जो सभ्यता है वह कहीं न कहीं भारतीय की जो ये मूलभूत भावना है इसको क्या होती जा रही है, नष्ट करती हुई जा रही है। ठीक है। और कहीं न कहीं हम देखते हैं भी जो इस प्रकार के जो कृत्य भी हमें देखने को मिलते हैं, जो किसान होते हैं उनको सही मूल्य नहीं मिलने की वजह से भी क्या होता है, वो अपने जो टमाटर वगैरह होते हैं वो ऐसे ही सड़कों पर या फिर कहीं पर भी फेंक देते हैं, जो कि कहीं कहीं वैसी जो स्थिति होती है उसको और ज़्यादा भयावह बना जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या होना, ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा स्टोरेज वगैरह बनाना होगा, जिससे क्या हो सकता है हम भी जो हमारी फसलें हैं उनको सुरक्षित रख पाएँ। साथ ही साथ किसानों को जो पूर्ण मूल्य मिल पाए उस पे भी हमें व्यवस्था करनी होगी। और साथ ही साथ हम देखते हैं जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है या ट्रांसपोर्ट में लगने वाला जो समय है उसको भी हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। ठीक। और सरकार की जो नीतियों के अंदर भी हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ठीक। तो यही बातें इस आर्टिकल के अंतर्गत की गई थी। अगला जो आर्टिकल है वह कहता है डिजिटल क्रांति से मजबूत होती है हमारी आर्थिकी, यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो डिजिटल क्रांति से क्या होती है, मजबूत होती जा रही है। तो जैसा हम जानते हैं भी जो भारत में हमारी जो डिजिटल क्रांति ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाई है। ठीक है। तो हमारी हमारी जो हम देखते हैं भी भारत की जो अर्थव्यवस्था वो दिनों दिन क्या होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं भी डिजिटली होती जा रही है, कहीं न कहीं कैशलेस होती जा रही है। हम अपना ज़्यादातर जो सामान है वो डिजिटली रूप में खरीदना पसंद करते हैं, और जो डिजिटल क्रांति ने भारत में वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, या उसको बनाने में बहुत आसान इसको बना दिया है। एवं आज भारतीय वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में कहीं न कहीं पूरे विश्व है वो भारत की ओर देख रहा है, यानी भारत की जो नीतियाँ हैं डिजिटल बनाने की उसको कहीं कहीं सराहना कर रहा है। ठीक है। और डिजिटल क्रांति से ही भारतीय अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण भी संभव हो सका है, और इस कारण वस्तु एवं सेवाओं कर का संग्रहण प्रति माह औसतन 1.5 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। तो हम क्या करते हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं का जो खरीद बिक्री करते हैं डिजिटल माध्यम से, वह भी बढ़कर लगभग 1.5 लाख करोड़ तक की हमारी जो कहीं न कहीं इसकी वजह से होता है। और वो कहीं न कहीं सरकार के लिए जो प्रत्यक्ष करते होते हैं उसको संग्रहण करना भी उनके लिए क्या बना देता है, आसान बना देता है।
ठीक है। और कई इससे जो केंद्र सरकार को कहीं न कहीं और ज़्यादा मजबूत और विकसित संरचना बनाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण सहायक होता है। और देश में पूंजीगत निवेश को भी इससे बढ़ाने में क्या मिलती है, सफलता मिलती है, क्योंकि इससे हमें देखते हैं भी जो देश के अंदर भ्रष्टाचार है वो दिनों दिन कम होता है, पारदर्शिता के अंदर बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से जो बाहरी निवेशक होते हैं वो अर्थव्यवस्था की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक। आगे इसमें क्या भी, जैसे हाल ही के अंदर क्या हुआ था, भारत ने जैसे ई रूपी को डिजिटल मुद्रा के रूप में प्रारंभ किया है। और इस ये मुद्रा है वो कहीं न कहीं हमारी जो बिटकॉइन जैसी मुद्रा है उनको क्या कर देगी, उसकी जो समस्या है या उनको क्या कर देगी, ये बिल्कुल रिप्लेस कर देगी। ठीक है। जिसको हम क्या करेंगे भी ये जैसे ई रूपी को हम अपने मोबाइल या वॉलेट वगैरह में रख सकते हैं, जिससे हमें जो हार्ड करेंसी होती है उसको अपने पॉकेट में रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये जो कहीं न कहीं एक डिजिटल इंडिया बनाने में कहीं न कहीं ये जो हमारा जो निर्णय है ई रूपी वाला, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण या कारगर साबित हो सकता है। जैसे हमने ई रूपे देखा है, जो डिजिटल मुद्रा के रूप में हमने जो बिटकॉइन जैसे हमने देखा, जो वर्चुअल जो हमारी जो करेंसी है उसकी भी हमें क्या नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। जिससे क्या होगा, जो लोगों के अंदर जो जो समस्या है, जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्या है, उसको भी हमें निजात पाने में महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं भी सहायक हो सकती है। आगे इसमें कहता है भी डिजिटल मुद्रा के माध्यम से अन्य देशों में जो निवासी होते हैं वो भी लोगों में भी मुद्रा भेजने में आसानी होगी। यानी एक देश से दूसरे देश में अगर मुद्रा भेजनी है तो डिजिटल रूप में भी वह क्या होगी, काफ़ी सहायक होगी। ठीक है। और दूसरे देशों को राशि भेजने में भी कहीं जो लगने वाला जो खर्च है उसमें भी कम से कम 2% की क्या आएगी, कमी आएगी। तो हम देख सकते हैं भी कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और सादा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचने से कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार है वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। और कुल मिलाकर हम ई मुद्रा की बात करें तो ये बैंकिंग, मौद्रिक नीति व वित्तीय स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव भी डालेगी। और ई रुपये को भविष्य की मुख्य मुद्रा के रूप में भी देखा जा रहा है, जो कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई है। ठीक है। और जिसी के तहत जो इंडिया की जो डिजिटल इंडिया के जरिए जो हमारी जो यूपीआई है, डीबीटी है या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, ई रूपी है, मोबाइल बैंकिंग जैसी जो सुविधाएं होती हैं वो नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं से और ज़्यादा क्या करती है, जोड़ती है। और साथ साथ आज हम देखते हैं भी यूपीआई जो लेन देन होता है वो सबसे लोकप्रिय बनता हुआ जा रहा है। और भारत डिजिटल भुगतान और डिजिटल करेंसी के माध्यम से कई जो विकसित देश हैं उनको भी क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, या भारत की तरह ये देख रहे हैं ये जो सिस्टम है उसकी क्या कर रहे हैं, वह सराहना करते हैं। और भारत में डिजिटल क्रांति को देखते हुए न केवल जो विकासशील देश और जबकि जो विकसित देश हैं वो भी क्या कर रहे हैं, हमारी इस तकनीकी को अपनाने में आगे आ रहे हैं। ठीक है। तो यही जो एक आर्टिकल था जो कहीं न कहीं भारत की जो डिजिटल क्रांति है, भारत की जो भागीदारी है उसमें कितना भारत का योगदान है उसके बारे में ये बताता है। ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और किसी प्रकार की अगर सुधार को आवश्यकता है तो आप सुधार के बारे में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।